सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम काव्य प्रयोजनों के बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। तो पहले इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है उसका विश्लेषण किया था। तो अभी हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसके बाद हिंदी रचनाकारों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है इसको हम देखेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे इसमें संस्कृत के और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या रहे इसके संबंध में विश्लेषण करना ही थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलते हैं। तो संस्कृत आचार्यों के बारे में हमने पढ़ा था, वो तो अभी समाप्त हो चुका है। तो हम विश्लेषण कर सकते हैं। 3.0 से स्टार्ट होता है, 3.3 से ये सब टॉपिक हमारा प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आपका जो हमारा एक सब टॉपिक है इस चैप्टर का 3.3, पाश्चात्य चिंतकों और रचनाकारों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन। ठीक है, तो इसको बहुत ही डिटेल में आप नहीं जाना है, क्योंकि कौन से सब टॉपिक में क्या बात कही गई है उसको खाली समझने से आप पूरा पैरा जो है अपने से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिम में काव्य प्रयोजन का जो चर्चा है वो कैसे प्रारंभ हुआ इसका जो परिचय है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो विशेष रूप से जो है पश्चिम में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक का मानना है कि कला कला के लिए है, मतलब जो काव्य लिखा जाता है वो इस दृष्टि से लिखा जाना चाहिए कि वह काव्य सुनने वालों को अच्छा लगे। मतलब जो काव्य है उसमें कुछ सौंदर्यता हो जिससे सुनने वालों को जो है उस सौंदर्य के कारण कुछ अच्छा लगने लगे। ठीक है, ये हुआ कला के लिए कला। फिर कला जीवन के लिए, इसका मतलब होता है कि जो कुछ रचना लिखी जाए उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस एक रचना से समाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर किसी भी रचना को लिखना है, ऐसा कला जीवन के लिए जो मानते हैं उनका ऐसा मानना है। ठीक, तो ये परिचय हो गया। तो प्लेटो, तो हमारे प्लेटो आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनका समय जो है वह जन्म का समय ईसा पूर्व 427 था। ठीक है, तो उनका ऐसा मानना था कि तो इनके बारे में थोड़ा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो प्लेटो का आविर्भाव एथेंस के पतन काल में हुआ और आध्यात्मिक और नैतिक हास के इस युग में प्लेटो की मूल चिंता आदर्श राज्य की स्थापना पर रही। ठीक है, और ये जो प्लेटो हैं वह काव्य की निंदा ही अधिक करते हैं। ठीक है, और तो इस प्रकार से जो प्लेटो हैं उनका मानना है कि अधिकतर काव्य जो होते हैं वह एक आदर्श राज्य को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है। लेकिन काव्य के प्रयोजन के संबंध में उनका मानना था कि जो काव्य होता है उसको मानव प्रकृति में जो महान और शुभ हैं या जो नैतिक तत्व हैं उसका उद्घाटन ही कवि कर्म का अभिष्ट प्रयोजन होना चाहिए। ठीक है, मतलब काव्य प्रयोजन के संबंध में वो मानते हैं कि जो कवि है उसको जो मानवीय गुण है उसको मनुष्य में जगाने का प्रयास करना चाहिए। इससे यदि कोई मानवीय गुण
किसी व्यक्ति में जगता है तो वही काव्य का प्रयोजन है। ठीक है, तो शुभ गुणों का विकास यदि किया जाता है, मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास यदि किया जाता है तो वही काव्य का प्रयोजन है प्लेटो के अनुसार। ठीक, फिर अरस्तु आते हैं। तो अरस्तु का मानना है कि जो काव्य प्रयोजन है उसमें शिक्षा, ठीक है, तो शिक्षा और आनंद ये दोनों काव्य के प्रयोजन हैं अरस्तु के अनुसार। मतलब कोई नई बात सीखने को मिलती है काव्य से, फिर आनंद भी मिलता है। ठीक है, तो ये लाभ होते हैं काव्य से अरस्तु के अनुसार। फिर उसी की बात को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद हम पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, नवजागरण की चेतना दिया गया है। मतलब नवजागरण आने से काव्य प्रयोजनों में भी बहुत बदलाव देखे गए हैं। तो हम सीधे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, ये सभी बड़े पॉइंट्स हैं, तो उसका थोड़ा संक्षिप्त में विवरण देकर चल सकते हैं, या नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है आंसर। तो स्वच्छंदवाद 16वीं 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो कवि होता है उसको किसी भी नियमों में बांधा नहीं जा सकता। मतलब काव्य को किसी भी नियमों में बांधा नहीं जा सकता। वो जो लिखना चाहता है वो अपनी स्वतंत्रता से लिख देता है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद, इसमें अभिव्यक्ति को बहुत स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक, फिर कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन। फिर कला जीवन के लिए मैंने जो उदाहरण बताए हैं आपको पहले, वही यहाँ पर होंगे। ठीक है, फिर कला जीवन के लिए जब हम कहते हैं तो इसमें हम कुछ पाश्चात्य आधुनिक जो रचनाकार हैं उनका विवरण दे सकते हैं। आइए, रिचर्ड। ठीक है, ये रिचर्ड जो है वो संप्रेषणवादी विश्लेषणकार हैं। इनका मानना है कि जो कम्युनिकेशन होता है वही कवि का काम होता है। ठीक है, मतलब कवि ने जो लिखा है उसको ऐसा लिखे कि जो पढ़ने वाला है उस तक वो क्या कहना चाह रहा है वो अच्छे से कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो वो एक सफल कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आइए रिचर्ड हैं वो काव्य प्रयोजन का विश्लेषण करते हैं। तो इनके अनुसार भी शिक्षा और आनंद बहुत महत्वपूर्ण है काव्य में, काव्य के प्रयोजनों में। ठीक है, और टी.एस. इलियट ये संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं। तो काव्य के प्रयोजनों में टी.एस. इलियट का मानना है कि जो कवि है उसको काव्य में अपने संस्कृति के संबंध में कुछ बातें लिखनी चाहिए, जिससे कि जो उसकी संस्कृति है वो आगे की पीढ़ी तक पहुँचे। और ये इनका मानना है कि जो संस्कृति है वही सब कुछ है। मतलब जो कल्चर होता है उसी में हमारा एक ज्ञान भंडार होता है पुराने हमारे पूर्वजों का, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छे तरह से जी सकें। इस संबंध में काव्य में बहुत सी बातें होती हैं। ठीक है, ऐसा काव्य प्रयोजन के संबंध में टी.एस. इलियट का मानना था। फिर उसके बाद मार्क्सवादी चिंतन से संबंधित काव्य प्रयोजन क्या है यह भी दिखाया जाता है। तो इसमें काव्य प्रयोजन है कि जो विकासवादी सिद्धांत है उसका प्रसार करना और मनुष्यता को महत्व देना, मनुष्य के जीवन के रहन सहन को महत्व देते हुए काव्य को लिखना, यही इसका काव्य प्रयोजन है मार्क्सवादी चिंतन का। मतलब समानता का सिद्धांत हो, ऐसा मानते हैं। और फिर उसके बाद मनोविश्लेषण चिंतन। तो मनोविश्लेषण चिंतन में काव्य प्रयोजन यह है कि जो कविता को पढ़ रहा है उसको आनंद मिलना चाहिए। उसके जो मानसिक कमियां हैं, मतलब जो मानसिक रूप से किसी मनुष्य में दुख है तो उसको दूर करना चाहिए, ऐसा मानते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में मनोविश्लेषणवादी विश्लेषणकार। ठीक है, तो
इस प्रकार से हम विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है हिंदी के रचनाकारों आलोचकों के काव्य प्रयोजन के संबंध में संबंधित विचार, इसके बारे में बताइए। तो जो हमारे आदिकाल मध्यकाल के कवि हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ इसमें बताया है, लेकिन बहुत से सिद्धांत जो हैं वो संस्कृत से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अपना अलग से इनका सिद्धांत बहुत कम है हिंदी में, तो संस्कृत के ही काव्य प्रयोजनों को थोड़ा एक्सटेंड करके बताया गया है। ठीक है, तो आधुनिक काल में काव्य पर लिखने वालों में विशेष रूप से भरतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद, ये सभी कवि लोग जो हैं उन्होंने भी काव्य प्रयोजन के संबंध में कुछ लिखा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी प्रमुख हैं। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो काव्य प्रयोजन है उसमें लोक चिंता प्रमुख होनी चाहिए, मतलब जो समाज है उसकी चिंता प्रमुखता से कवि को करना चाहिए, मतलब उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं समाज से संबंधी उसके बारे में बात करना चाहिए कवि को। और यदि इस कारण से यदि कोई समस्या सुलझ जाती है तो काव्य का ही प्रयोजन है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो लोक चिंता है वह काव्य का प्रयोजन है। ठीक, फिर जयशंकर प्रसाद भी इसमें कुछ लिखते हैं। फिर प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है। तो प्रगतिवाद के अनुसार हिंदी में विशेष रूप से प्रगतिवाद के अनुसार जो रूढ़िवाद है उसका विरोध करना चाहिए और समाज चिंतन करते हुए सामाजिक समानता की स्थापना करना। इस संबंध में यदि हम काव्य लिखते हैं तो वह यदि सफल हो जाता है तो वह भी काव्य के प्रयोजन में आ जाता है। ठीक है, फिर इस प्रकार से हम पाश्चात्य और हिंदी रचनाकारों के अनुसार काव्य के क्या प्रयोजन है, काव्य लिखने से क्या लाभ मिलते हैं हमको, मतलब कवि को और पाठक को, दोनों को लाभ मिलता है, साथ ही समाज को भी बहुत से लाभ मिलते हैं काव्य लिखने के कारण। तो इन सभी लाभों को काव्य प्रयोजन कहते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो पाश्चात्य रचनाकार हैं उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है और हिंदी में क्या काव्य प्रयोजन किन लोगों ने दिया है। ठीक है, तो पाश्चात्य में तो प्लेटो, फिर उसके बाद अरस्तु। ठीक है, फिर उसके बाद स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ होता है 16 शताब्दी से। फिर उसके बाद उसका विकास होता जाता है। स्वच्छंदतावाद मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काव्य में। ठीक है, फिर उसके बाद मार्क्सवादी चिंतन और मनोविश्लेषणवाद। ओके, इसके बाद हिंदी में क्या रहे काव्य प्रयोजन ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो संक्षिप्त में इसका हम इस प्रकार विश्लेषण कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप इस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो लेक्चर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।